नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, उसको आज हम पढ़ने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हरियाणा जीके की क्लास। बात है 1783 ईस्वी की। 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस जो है भारत आता है। जॉर्ज थॉमस का 1783 ईस्वी में भारत में आगमन होता है और 1784 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस जो है जॉर्ज थॉमस हैदराबाद के निजाम या शासक के यहाँ तोपची की नौकरी करता है। हैदराबाद के निजाम या शासक के यहाँ पे तोपची की नौकरी करता है। 1784 ईस्वी में हैदराबाद पहुंच जाता है। बात करते हैं 1785 ईस्वी की। तो 1785 ईस्वी के अंदर जो जॉर्ज थॉमस है वो दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में आगमन होता है इसका कि एक साल तक ये क्या है, हैदराबाद के शासक के यहाँ तोपची की नौकरी करता है। उसके बाद में से ये नौकरी रास नहीं आती। उसके बाद में ये क्या है, दिल्ली का रुख करता है और दिल्ली आ जाता है। आगे जो है जॉर्ज थॉमस अपनी दूसरी नौकरी समरू बेगम के यहाँ करता है। समरू बेगम के अधीन करता है। कि जॉर्ज थॉमस जो है अपनी दूसरी नौकरी, पहली नौकरी तो तोपची की थी हैदराबाद में, और दूसरी नौकरी जो है समरू बेगम के अधीन करता है। कि समरू बेगम कौन थी, तो समरू बेगम जो है समरू बेगम जो है सरधना रियासत हुआ करती थी, एक सरधना रियासत, और एक रियासत का नाम था टप्पल रियासत। इन दोनों रियासतों की बेगम थी। और ये जो सरधना रियासत थी ये गुरुग्राम में हुआ करती थी। गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र में सरधना रियासत का शासन चलता था। और ये जो टप्पल रियासत है ये उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की तरफ हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के अंदर जो है इस टप्पल रियासत का शासन चला करता था। और दोनों की बेगम कौन थी, बेगम थी। दोनों रियासतों की बेगम है जो है समरू बेगम थी। तो समरू बेगम के यहाँ जॉर्ज थॉमस जो है नौकरी करता है, दूसरी नौकरी। और समरू बेगम का जो मकबरा है समरू बेगम का मकबरा जो है वो गुरुग्राम में है। अब समरू बेगम के यहाँ जॉर्ज थॉमस जो है अपनी नौकरी की शुरुआत कर देता है। किस
पद के ऊपर समरू बेगम उसे तैनात करती है। तो वो देखते हैं, समरू बेगम जो है जॉर्ज थॉमस को टप्पल रियासत अलीगढ़ का कलेक्टर नियुक्त करती है। कलेक्टर नियुक्त करती है कि जॉर्ज थॉमस को, जो समरू बेगम है, वो टप्पल रियासत अलीगढ़ का कलेक्टर नियुक्त करती है। और कार्य क्या देती है इसको, जॉर्ज थॉमस को कार्य देती है कि यहाँ का जो टैक्स आता है, टैक्स इकट्ठा करने का कार्य इसको देती है। कि जितना भी टैक्स आता है उसको तो इकट्ठा कर, चाहे वो किसी भी रूप में उस समय टैक्स लिया करते थे, चाहे अनाज के रूप में लेते हो, चाहे पैसे के रूप में लेते हो, चाहे कोई सोना चांदी, जिस रूप में वो टैक्स लेते थे, उस टैक्स को इकट्ठा करने का काम किसे दे दिया गया, समरू बेगम ने, जॉर्ज थॉमस को दे दिया समरू बेगम ने। अब जो है जॉर्ज थॉमस जो है इसका विश्वास पात्र बन जाता है कि पहले रुपए जितने आते थे उससे उसको थोड़ा ज्यादा आमदनी उसकी बढ़ा देता है, टैक्स इकट्ठा करके देने लग जाता है। ये बहुत दूरदर्शी सोच का व्यक्ति था। तब इसने क्या किया कि एक बार यहाँ का जो पैसा है जितना आता है सारा का सारा दे दिया जाए। तो समरू बेगम को ये अच्छा लगा और समरू बेगम का ये क्या बन गया, जॉर्ज थॉमस समरू बेगम का विश्वास पात्र बन गया। और जैसे ही विश्वास पात्र बना तो समरू बेगम और जॉर्ज थॉमस के बीच में अफेयर हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत करीब आ जाते हैं दोनों। उसके बाद में जो है समरू बेगम जॉर्ज थॉमस के कार्य को देखते हुए कार्य को देखकर क्या करती है कि इसको बहुत सारी जगह दे देती है कि इन सब जगहों का टैक्स तो इकट्ठा करेगा। कौन कौन सी जगह देती है, गुरुग्राम दे देती है, पलवल दे देती है, रेवाड़ी दे देती है, मेवात दे देती है और महेंद्रगढ़ दे देती है। के क्षेत्र का टैक्स इकट्ठा करने का कार्य दिया। अब तो इन दोनों के बीच अफेयर है, चाहे सारे के सारे पैसे जॉर्ज थॉमस खा जाए पचा जाए, इसको कोई लेना देना नहीं है समरू बेगम को, क्योंकि दोनों में प्यार हो चुका है। और प्यार में व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो समरू बेगम भी अंधी हो चुकी है जॉर्ज थॉमस के प्यार में। पहले इसको अलीगढ़ का कर इकट्ठा करने के लिए रखती है। उसके बाद में जैसे ही दोनों के बीच में अफेयर होता है, मिलना जुलना शुरू होता है, तो गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, मेवात और महेंद्रगढ़ और अलीगढ़ का भी क्या है, कहती है कि सारा का सारा टैक्स तो इकट्ठा कर। जब ये इन सारी जगहों का टैक्स इकट्ठा करता है तो इसके अंदर से समरू बेगम को आधे रुपए भी नहीं देता, आधा टैक्स भी, जितना टैक्स आता है आधा टैक्स भी नहीं देता। ये क्या करता है, जितना भी टैक्स आता है उसका आधा टैक्स अपने पास रख लेता है और उससे क्या करता है, सेना खड़ी करता है, हथियार जमा करता है। बहुत दूरदर्शी सोच का व्यक्ति था। इसने इसीलिए नौकरी की थी कि पैसे नहीं है, पैसे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो धीरे 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 जैसे 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 धन इकट्ठा होता गया तो सेना खड़ी करता गया, हथियार इकट्ठे करता गया, क्योंकि उसको हरियाणा के ऊपर राज करना था और इसने किया भी। मगर समरू बेगम को कोई भी
इल्म नहीं था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो इसके प्यार में गिरकर पागल हो चुकी थी। उसके बाद में बात आती है 1797 ईस्वी की। 1797 ईस्वी में जोरस थॉमस जींद पर आक्रमण करता है। जोरस थॉमस जो है जींद के ऊपर आक्रमण कर देता है। जब जींद के ऊपर आक्रमण करता है तो वहां का शासक, जींद का जो शासक था उसका नाम था भागमल। और जब जोरस थॉमस ने जींद के ऊपर आक्रमण किया तो जींद का साथ जो है, जींद रियासत का साथ पटियाला रियासत रियासत के बीबी कौर ने दिया। अब इसके नाम पे मत जाना कि आप सोचोगे कि ये महिला है, महिला नहीं है, ये है पुरुष। तो कोई भी नाम अपना रख सकता है भाई। आज भी यही दिक्कत चल रही है कि मुकेश नाम व्यक्ति का भी है, मुकेश नाम जो है पुरुष का भी है, और मुकेश नाम है महिला का भी है। तो इसमें ये बात नहीं है। तो बीबी कौर जो है ये पुरुष है, और इस व्यक्ति ने जींद रियासत का साथ दिया था जब जोरस थॉमस ने 1797 में जींद के ऊपर आक्रमण किया था। मगर इस आक्रमण में क्या होता है, जोरस थॉमस जीत जाता है। जोरस थॉमस जो है जीत जाता है और भागमल है हार जाता है। अब जोरस थॉमस ने जींद के ऊपर अपना आक्रमण कर लिया। अब 1798 से लेकर के 1802 तक हरियाणा जोरस थॉमस के अधीन रहता है, के अधिकार में रहता है। अब 1798 के अंदर ये क्या करता है, जैसे ही हरियाणा इसके अधिकार में आता है तो कोई भी व्यक्ति है कहीं भी शासन करता हो वो अपनी राजधानी जो है जरूर बनाता है। तो जोरस थॉमस ने भी बनाई। 1798 में इसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया, हांसी को अपनी राजधानी बनाया। और जैसे ही इसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया ना, तो पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में एक किला बनाया था, असीरगढ़ का किला। उस असीरगढ़ के किले का इसने पुनर्निर्माण करवाया। असीरगढ़ के किले का पुनर्निर्माण इसने करवाया। क्या किया कि 1798 में इसने हांसी को अपनी राजधानी बना लिया। जैसे ही 1798 में हरियाणा इसके अधिकार में आया, इसने अपनी हांसी को अपनी राजधानी बना दिया। और हांसी के अंदर 12वीं शताब्दी में किला बना था, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था असीरगढ़ का किला। और असीरगढ़ का जो किला है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इसने जोरस थॉमस ने इस किले का, असीरगढ़ के किले का पुनः निर्माण करवा दिया। अब बात आती है, अब एक व्यक्ति होता है फ्रांसीसी पीरो या पेरो।
फ्रांसीसी पियरो या पेरो ने जॉर्ज थॉमस पर आक्रमण किया। ये जो फ्रांसीसी पियरो या पेरो है ये जॉर्ज थॉमस के ऊपर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये मारा जाता है। कौन? फ्रांसीसी पेरो या पियरो जो है ये जॉर्ज थॉमस के साथ आक्रमण में मारा जाता है। अब दोबारा से इसका बदला लेने के लिए इसका एक दोस्त होता है बोगान, वो दोबारा से जॉर्ज थॉमस के ऊपर आक्रमण करेगा। पियरो या पेरो का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है बोगान, और ये बोगान जो है, बोगान ने जींद रियासत और पटियाला रियासत, अब देखो जींद रियासत भी जॉर्ज थॉमस की दुश्मन थी क्योंकि भागमल को इसने हराया था, और पटियाला रियासत भी जॉर्ज थॉमस की दुश्मन थी क्योंकि भागमल का पटियाला रियासत ने साथ दिया था। जब हारे थे तो दोनों इकट्ठा हारे थे, तो बोगान ने क्या किया, दोनों रियासतों को इकट्ठा किया और जींद रियासत और पटियाला रियासत के साथ मिलकर जॉर्ज थॉमस पर आक्रमण किया। बोगान ने कहा भाई दुश्मन जो है दोस्त है, कि तुम भी मैं भी जॉर्ज थॉमस का दुश्मन हूं क्योंकि उसने मेरे दोस्त को मारा है, तुम भी हो क्योंकि तुमको उसने हराया, तो क्यों ना हम साथ मिल करके उस जॉर्ज थॉमस पर आक्रमण करते हैं। और ये जॉर्ज थॉमस जो था ये आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस पर आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण में जॉर्ज थॉमस की हार होती है। जॉर्ज थॉमस की हार होती है। ये बात है 1802 ईस्वी की। 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस जो है भागकर, ये अपनी जान बचाकर भागा और भागकर पश्चिमी बंगाल के बहरामपुर क्षेत्र में चला गया। कि जॉर्ज थॉमस जो है हरियाणा के ऊपर भी 1802 तक ही इसका वर्णन मिलता है कि 1802 में इसका अंत हो गया था, हरियाणा के अंदर इसका अधिकार जो है खत्म हो गया था हरियाणा के ऊपर से। तो 1802 में जैसे ये आक्रमण करते हैं जींद रियासत, पटियाला रियासत और बोगान, तो ये जान बचा करके भाग ले जाता है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर क्षेत्र में। तो इतना ही वर्णन मिलता है हरियाणा के अंदर कि 1802 में, 1802 के बाद में जॉर्ज थॉमस का कोई नाम भी नहीं आता हरियाणा जीके के अंदर, हरियाणा हिस्ट्री में। तो 1800 हरियाणा से ये प्रश्न पूछा जाता है, हरियाणा से जॉर्ज थॉमस का अंत 1802 ईस्वी में हो गया। कि 1802 ईस्वी तक इसने 1798 से लेकर 1802 तक 4 साल इसने हरियाणा के ऊपर शासन किया। और 1802 में ये जब भागा उस आक्रमण के बाद में, तो वापस हरियाणा में नहीं आया और इसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता। अब जॉर्ज थॉमस के नाम पर जहाजगढ़ जो है झज्जर को जॉर्ज थॉमस के नाम पर बसाया गया। जॉर्ज थॉमस के नाम पर बसाया गया। और इसने हिसार में
जॉर्ज थॉमस ने जहाज कोठी का निर्माण करवाया। जहाज कोठी का निर्माण करवाया। अब जैसे ये चला जाता है उसके बाद में क्या होता है, बात आती है 1809 और 10 की। 1809 और 10 में हरियाणा पर संपूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब जैसे ही 1809 और 10 में हरियाणा के ऊपर संपूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार होता है ना, वैसे तो 1803 के अंदर मराठा के ऊपर अंग्रेज जो है आक्रमण करते हैं और मराठे उस युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद में सरजी अंजन गांव की संधि होती है और उसके बाद में पूरे भारत को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक में उत्तर भारत, एक में दक्षिण भारत। मराठों से हरियाणा के लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्होंने टैक्स लगा दिया था। उसके बाद में जैसे ही सरजी अंजन गांव की संधि होती है और उत्तर भारत के अंदर हरियाणा को लिया जाता है और अंग्रेजों के अधीन आता है हरियाणा, तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज दोबारा से जो पुराने राजा थे उनको हरियाणा का शासन सौंप देते हैं और कहते हैं कि हमें टैक्स दो। तो जो राजा थे वो टैक्स अपने पास से तो देंगे नहीं, वो क्या करेंगे कि हरियाणा की जनता से दुगना टैक्स वसूलेंगे कि कुछ आप भी रखेंगे, कुछ आगे देंगे अंग्रेजों को। इसलिए दोबारा से हरियाणा के लोग अंग्रेजों से तंग हो गए और 1809 और 10 में जैसे ही संपूर्ण हरियाणा में अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो हरियाणा के लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। जहां जहां से विद्रोह हुए, जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया वो हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।